स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये क्लास जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। पिछले क्लास में मैंने बताया आप सबको कि थर्ड राउंड टेबल समिट, तीसरे गोल में सम्मेलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी वो रहा था भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935, जो कि भारत के वर्तमान संविधान का भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है। सबसे अधिक जो है प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो है भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। उसी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में जो है 1937 का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, केंद्रीय विधानसभा का जो है चुनाव हुआ। उसके साथ साथ जो है सभी 11 राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस ने जैसे आज शानदार सफलता जो है प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, उस समय भी कांग्रेस ने डंका नहीं लंका में डंका बजा दिया। बहरहाल इससे सम्मिलित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब मनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कहां किया गया, या व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया, जैसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैंने बताया कि स्टेट असेंबली इलेक्शन 1937 किसके बिहाफ पर जो है आयोजित किए गए थे, किस आधार पर आयोजित किए गए, तो आप कहेंगे कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट क्या? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही 1937 का स्टेट असेंबली इलेक्शन आयोजित किया गया। कितनी सीटों पर जो है आयोजित किया गया था, तो कुल सीटें जो है कुल कितनी थी, तो कुल सीटें थी 1585। भारत में तब कुल कितने राज्य थे, तो आप कहेंगे कि कुल 11 राज्य थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सॉरी उस समय की कांग्रेस को कितनी सीटें जो है प्राप्त हुई, तो उस समय की कांग्रेस को जो है 711 सीटें प्राप्त हुई और 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें भी उत्तर प्रदेश, हालांकि तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इन 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि 1937 के जो है इलेक्शन के आधार पर कुल कितने राज्यों में गवर्नमेंट बनाई गई, तो आप कहेंगे कि 8 राज्यों में जो है सरकारें बनी। लेकिन पूर्ण बहुमत जो है कितने राज्यों में मिला, तो पूर्ण बहुमत जो है 5 राज्यों में मिला। पूर्ण बहुमत जो है कितने राज्यों में मिला? 5 में। कौन कौन से? तब का संयुक्त प्रांत, आज का यूपी तब का जो है संयुक्त प्रांत होता था, संयुक्त प्रांत। उसके अलावा जो है आपका बिहार, तब भी बिहार था, आज भी बिहार है और बिहार में तो बहार हमेशा रहती है। उसके अलावा जो है उड़ीसा, आज उड़ीसा हो गया। मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश है, उस समय मध्य प्रांत कहा जाता था। और एक राज्य मद्रास, तब तमिलनाडु नहीं हुआ करता था, तब जो है इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। इन 5 राज्यों में कांग्रेस ने कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि शेष 3 राज्यों में इसे विभिन्न दलों के साथ जो है गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी, जिसमें आपका एक पश्चिमोत्तर प्रांत था और दूसरा जो है असम था, तीसरा कसम से याद नहीं आ रहा है, आता है तो बता देते हैं। यानी 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बनाई, जबकि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ये कब से कब तक चली, तो आप कहेंगे कि उससे पहले मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कितने राज्यों में जो है सरकार बनाने का मौका मिला? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये फार्मूला आप याद कर लेना, बीएसपी, क्या? बीएसपी, बीएसपी। तब भी बीएसपी की वही स्थिति थी जो आज है? जी नहीं। बीएसपी का मतलब यहां पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहां बी का मतलब है बंगाल, यानी बंगाल में इनकी सरकार बनी। एस का मतलब है सिंध, सिंध में इनकी गवर्नमेंट बनी। इसके अलावा पी का मतलब है क्या? पंजाब। तो इनकी सरकारें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किन किन क्षेत्रों में अपनी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की? तो आप कहेंगे बंगाल में, सिंध में, पंजाब में। बंगाल में, सिंध और पंजाब में यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन कहीं भी जो है इसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। पंजाब में इसको जो है यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी, लेकिन बंगाल में इनको जो है कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी। और ये जो सरकार रही थी ये 1937 से लेकर के कब तक? 1937, 1937 से लेकर के 47 तक चले, यानी जब तक कि जो है देश को आज़ादी नहीं मिली और देश को जो है विभाजन नहीं हो गया। जबकि ये जो सरकारें थी जो 8 राज्यों में चली, ये 8 राज्यों की जो है सरकार कितने महीने जो है चली थी? तो आप कहेंगे सिर्फ 28 महीने। ये सरकारें कितने दिन चली? 28 महीने जो है चली। अब आप कहेंगे कि 28 महीने क्यों चली? वो इसलिए चली क्योंकि 1937 में ये सरकार का गठन हुआ, उसके 2 साल के बाद ही जो है 1939 में, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो भारतीय सैनिकों को बिना कांग्रेस से पूछे ही झोंका गया, युद्ध में इस्तेमाल किया गया। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1938 में गुजरात का हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी इनको विजयश्री प्राप्त हुई। वो अलग बात थी कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के हैसियत से बार बार सुभाष चंद्र बोस जो है कह रहे थे हम लोग असेंबली में, हम लोग सरकार में रह करके और ब्रिटेन की नीतियों का विरोध करेंगे। जबकि महात्मा गांधी उस समय इस बात पर अड़े थे। तो बात में गुस्साते थे तो शुरू हो जाते थे हम नहीं खाएंगे, जाओ ना। इन्होंने, महात्मा गांधी ने सलाह दिया कि हम लोग त्यागपत्र देंगे, अगर त्यागपत्र जो है नहीं दिया जाएगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, घर में भी देखते होंगे, खास करके वो बच्चे जो कि खाना नहीं खाते हैं और उनको माता पिता जो है बहुत मनाने लगते हैं, तो हर तीसरे दिन उसकी नौटंकी शुरू रहेगी, हम नहीं खाएंगे, हम ना खाएं। लेकिन जहाँ पिताजी जो है बात से नहीं सीधे लात से समझाते हैं, वो 3 साल में एक बार कभी भी नहीं गुस्साएगा। बहरहाल यहाँ तो राष्ट्रपिता की बात थी। महात्मा गांधी की ही बात पर सहमति बनी और सहमति बनी तो सभी राज्यों से, यानी 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 राज्यों से त्यागपत्र दिया। 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र और किसके सलाह पर? तो आप कहेंगे कि किसके सलाह पर यह त्यागपत्र दिया गया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी। किसके सलाह पर त्यागपत्र इन्होंने दिया? तो महात्मा गांधी जी के सलाह पर त्यागपत्र दिया। अब हुआ यूं
इन्होंने त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र दिया तो इसीलिए जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? धन्यवाद दिवस। धन्यवाद दिवस, या इसी को जो है मुक्ति दिवस कहा गया। और ये कब मनाया गया? आप कहेंगे 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस बनाया। और मजे की बात थी कि देश के पहले कानून मंत्री, जिनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं, इन्होंने इस मिशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साथ दिया था। कई ऐसे मौके आए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका भी जो है रुझान कांग्रेस की तरफ कम, नेहरू की तरफ कम, जिन्ना की तरफ जाते था। और इस मौके पर भी उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ, इन्होंने भी अपने राजनीतिक दल के साथ, अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने भी धन्यवाद दिवस मनाया। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस धन्यवाद दिवस त्याग पत्र दिया गया। इस त्याग पत्र को लेकर के उस समय कांग्रेस में रार चल रही थी। और रार किस बात की चल रही थी? कांग्रेस अध्यक्ष होने के हैसियत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात पर अड़े थे, और एक तरीके से देखा जाए तो वो सही अड़े थे, कि हम सरकार में रह करके और सरकार का विरोध करें, वो ज्यादा जो है बेहतर होगा। त्याग पत्र देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। और साथ साथ ये जो समरासुर पार्टी थी, इनके लिए एक अलग जो है सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। उससे बेहतर है कि सरकार में बना रहा जाए। लेकिन इनकी बातों को जो है दरकिनार कर दिया गया। और यही वजह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो आयोजित किया गया था 1939 में, हालांकि मार्च के महीने में ये 39 में जो है आयोजित किया गया था। पहली बार जो है मतदान के आधार पर जो है ये लॉ एंड ऑर्डर तो न कहो, कांग्रेस का जो है अपना विधान था उन दिनों की कांग्रेस का, कि इस बार का जो चुनाव होगा मतदान के आधार पर होगा। और हुआ भी। अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान के आधार पर चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान आधारित चुनाव हुआ, मतदान आधारित निर्वाचन हुआ, पहली बार हुआ था। यहां पर भी महात्मा गांधी जी का ही सलाह था। किसके किसके बीच? तो एक तरफ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हालांकि तब तक अभी नेताजी ये नहीं थे, नेताजी को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ जो है महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है इस इलेक्शन में हार गए। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो पट्टाभी की हार नहीं है, महात्मा गांधी की हार है। अध्यक्ष बने जरूर, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, लगातार दूसरी बार। अगर कहें कि पहली बार ये अध्यक्ष कब रहे थे, तो पहली बार इनको जो है अध्यक्षता करने का मौका मिला था कब? तो आप कहेंगे 1938 में। और कहां पर? हरिपुरा में। हरिपुरा कहां पड़ता है? पूरा का पूरा ये जो है गुजरात में पड़ता है। लगातार दूसरी बार भी जीत गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन को लेकर के जो मतभेद उभर करके सामने आया, महात्मा गांधी और उनके समर्थकों ने इनका सहयोग नहीं किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। यानी इसी के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिए।
रिजाइन कर दिए। आपसे बहुत पूछा जाता है, जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? हकीकत तो यह था कि वहां इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम, इनको पता था कि क्या होगा, इसलिए बलि का बकरा बनाया गया था। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। चल पट्टा लड़ जा, हारना तो है ये है। और सीतारमैया बप्पा मैया करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हार गए। नियम के अनुसार जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कार्यकारिणी के गठन को लेकर के, एग्जीक्यूटिव को लेकर के जब इन्होंने त्यागपत्र दिया, तो दूसरे रनर अप थे पट्टाभी सीतारमैया, अध्यक्ष उनको बनाना चाहिए था, लेकिन उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जब अध्यक्ष बनना जो है बिल्कुल तय हो गया, तो किसको लाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने। यही राजेंद्र प्रसाद जी जो आगे चल करके भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारमैया जो कि टेंशन में थे, महात्मा गांधी जी से कहे, बापू ए बापू, हम इनको बताया गया कि आप सिर्फ हारने के लिए आपको चुनाव लड़ाया गया था, अब हार गए, कोई दिक्कत नहीं, अब रहने दीजिए। अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। कब? 3 मई वर्ष 1939 को। कहां पर? ये कवर पेज पर ये क्वेश्चन भी था कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां की? तो उत्तर प्रदेश का बड़ा ही बेहतरीन जिला है उन्नाव। लखनऊ हरदोई के पास जो है पड़ता है। इसी उन्नाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने समर्थकों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 3 मई 1939 को। ये जगह जो है अब उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उस समय ये जगह जो है संयुक्त प्रांत में जो है पड़ती थी। और इस जो राजनीतिक दल का स्थापना किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अब कांग्रेस से बिल्कुल अलग हुए, फिर कभी कांग्रेस के ये सदस्य नहीं बने और भारत की आज़ादी को लेकर के इन्होंने अपना अभियान शुरू किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा जो है सबसे जो प्रमुख घटना रही, कलकत्ता में गुलामी का प्रतीक जो वो स्तंभ था उसका गिराया जाना। बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय की ब्रिटानिया जो सरकार थी, नजरबंद कर दिया और घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई। पहरे लगा दिए गए पुलिस वालों के घर के दरवाजे पर। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर में कुछ दिनों के बाद, समय बिताने के बाद, जब उनकी बियर्ड दाढ़ी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे जैसे, तो सन्यासी का वेश बनाए और 9 इकारा हो गए। और भारत की पुलिस तो हमेशा तत्पर रहती है, आज भी और उस समय भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से, हालांकि गूंगे बहरे व्यक्ति का जो है इन्होंने अभिनय करते हुए वहाँ से निकल गए। बहरहाल फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन हुआ और इधर 1939 का जो है दौर बीता। तृतीय विश्व युद्ध जो है अपने समाप्त पे था। भारत से भारतीय सैनिकों को लगातार जो है ले जाकर के झोंका जा रहा था। 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन हुआ।
रामगढ़ ये जगह अब जो है पड़ती है बिहार में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनाए गए, जो 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष थे, जिनके जन्मदिन को भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन आयोजित करता है, और यहां पहली बार पाकिस्तान की भांग नहीं है, पाकिस्तान की ये जो है मांग है। अब हम क्या कहें, ये हमारी टाइपिस्ट महोदया है, भगवान जाने कौन से ब्रांड की भांग खा लेती हैं किसी किसी दिन। पाकिस्तान की मांग, और पाकिस्तान वाले अब जो है आंदोलन पर उतर गए कि अगर हमारी मांग नहीं भरी जाएगी, मांग नहीं मानी जाएगी, तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और ये जो पाकिस्तान की मांग हुई वो किस दिन हुई, तो आप कहेंगे ये पाकिस्तान की मांग हुई 23 मार्च वर्ष 1940। 23 मार्च 1940 की तिथि को जो है क्यों तय किया गया, क्योंकि ये तिथि आप सबको पता है कि भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। और शहीद दिवस के रूप में किसका जो है शहादत दिवस है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का। उसी लाहौर में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिस लाहौर में 23 मार्च 1931 के दिन लगभग 9 वर्ष पहले 3 नवयुवकों को ब्रिटानिया हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। पाकिस्तान की मांग करने वाले जो उस समय सरहद पार के सब कुकुरमुत्ते थे, उन्होंने इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत दिवस को भुनाने का प्रयास किया, और इन्होंने कहा इनकी शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, और इसी को प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? शहीद दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? शहीद दिवस जो है मनाया जाएगा, और मनाया भी गया। इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस 23 मार्च को मनाने का ऐलान किया। जैसे हम लोग भारत के लोग, हालांकि उन दिनों तो सब भारत ही था, कह लो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, और ये 50 पूरी की जो मांग कर रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जो है, जो उस समय के सपोर्टर थे जिन्नात से, ये सब के सब जो है 23 मार्च राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की जन्म जो है शहादत दिवस को पाकिस्तान दिवस मनाए जाने का जो है ऐलान किया। उसके पीछे बस एकमात्र उद्देश्य था सिख धर्म के, सिख कौम के लोगों की सहानुभूति को जीतना। शहीदों का जो है शहादत को राजनीति के तराजू पर हमेशा भुनाया जाता है, हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, उस समय भी सेकी गई। और शहीद कौम, जो सिख कौम के लोग थे, उन सिख कौम के लोगों को अपने साथ जो है मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह नाटक किया था। 1940 से लेकर के 1947 तक मोहम्मद अली जिन्ना राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के शहादत दिवस को ही पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाता रहा और मनवाता रहा।
इतना ही नहीं, जब देश को आजादी मिल गई, भारत पाकिस्तान दो देश बन गए, तो पंजाब में सबसे ज्यादा उन्हीं सिखों के खिलाफ उसने ज्यादती किया जिन सिखों को अपना भाई बंधु बता करके और उनको साथ मिला करके एक अलग देश की मांग कर रहा था। वो अलग बात थी कि जब पाकिस्तान बन गया तो कुछ दिनों के बाद भारतीय पंजाब के सिखों को और पाकिस्तान के पंजाब वाले सिखों को खालिस्तान बनाने के लिए, एक नया देश खालिस्तान की स्थापना के लिए उसने एक नया शगुफा जो है छोड़ा था। बहरहाल पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1940 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के जन्मदिन को, और किस संगठन के द्वारा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कहेंगे इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 9 बार अध्यक्ष रहा है ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। पाकिस्तान शब्द जो है, मैंने बताया था कि पाकिस्तान शब्द अगर जो है पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, तो आप जो है उस सवाल का जो है जवाब बताएंगे मोहम्मद आमिर अली ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो है ये स्टूडेंट था, और इसी ने 1933 ईस्वी में इस शब्द पाकिस्तान को गढ़ा था। जब नॉर एंड नेवर नाम से जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी और एक ऐसे लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, नॉर एंड नेवर, और उसी की पुस्तक में इसने पाकिस्तान का प, अफगानिस्तान का आ, कश्मीर का क, इस्लामाबाद का ई, सिंध का सा, बलूचिस्तान का तान शब्द जो है जोड़ करके पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, जिसका शॉर्ट फॉर्म में पाक का नाम दिया उसने। लेकिन वो पाक नहीं। जब इरादे ही नापाक हों तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका अंजाम भी जो है, उसका परिणाम भी नापाक ही होगा। ये हमेशा से सही रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। अमन चैन और शांति के देश की स्थापना का ख्वाब लेकर के इस देश का विभाजन किया गया और एटम बम का गोला बना करके रख दिया गया। इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। उधर देश का वायसराय उस समय था लॉर्ड, उस समय देश का वायसराय लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव जारी किया। उधर पाकिस्तान वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम वाले पाकिस्तान मांग रहे थे। रामगढ़ के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दरकिनार करते हुए साथ देने का वादा तो किया जरूर, लेकिन शर्त रखी कि पहले केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कराओ, जिसको लिनलिथगो ने मना कर दिया और अगस्त प्रस्ताव जारी किया। अगस्त प्रपोजल ये कब दिया गया? 8 अगस्त वर्ष 1940 को। किसके द्वारा दिया गया? तो उस समय का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ये आदमी का नाम था। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव दिया गया था, जिसका उद्देश्य था, अगर पूछा जाए कि लॉर्ड लिनलिथगो का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि दुनिया के विभिन्न देशों पर शासन करने वाला ब्रिटेन का खुद का जो है यूरोपियन सैनिक जो है बहुत कम थे, उसके पास थे ही नहीं। और ये दुनिया का दस्तूर है, जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उस देश के लोग सेना में जाना नहीं चाहते हैं। अपने भारत में ही देख लीजिए, जिन परिवारों में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उस घर के बेटे जो है सेना में नहीं जाते हैं। किस घर के बेटे सेना में जाते हैं? मजदूर, गरीब, किसान, इन घरों के बच्चे सेना में जाते हैं। आज तक किसी सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा सेना में आप नहीं सुने होंगे और सुनेंगे भी नहीं। हालांकि गरीब लोगों के लिए वो बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि थी, वो भी मोदी जी को देखा नहीं गया। तो अग्निपथ योजना ला करके उसमें भी आग लगा दी। हालांकि अब तो उसी के आग में खुद भी भस्म हो गए, चले गए। कर भला तो हो, भला करके भलाई देख लो। जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए अच्छा ऊपर वाला सोचेगा, और नहीं तो उसका उल्टा भी सही है। यहां अगस्त प्रस्ताव दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, किसके द्वारा? तो निम्नलिखितों के द्वारा। और कहा गया कि आप इस वर्ल्ड वार में हमारा जो है साथ दीजिए, ब्रिटेन का साथ दीजिए। जैसे ही इस युद्ध को जीत लिया जाएगा, आपके लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। पहले विश्व युद्ध में साथ दे करके हम लोग धोखा खा चुके थे, तो दूसरी बार धोखा खाना सही भी नहीं था और होना भी चाहिए। कहा गया है, चालाक इंसान दूसरे की गलतियों से सीख लेता है, बुद्धिमान एक बार गलती करके जो है फिर सीख लेता है, और बैल तो बार बार गलती करेगा ही करेगा, ये तो उसका स्वभाव है। हम लोग एक बार धोखा खा चुके थे और सबको पता था कि ये अंग्रेज वादा करते हैं, और वादा करने में तो खैर इनका कोई सानी नहीं है, और आज नहीं तो कल हमेशा ऐसा देखा गया है, जो बहुत ज्यादा वादा करते हैं ना, तेरी कसम मेरी कसम, कसम से, उनके वादे बड़े खोखले होते हैं। हालांकि तो कहा भी गया है, वादा वादा होता है, कहाँ निभाया जाता है। निभाया जाता तो वादा वादा क्यों होता। बहरहाल निम्नलिखितों का जो वादा था उसको सिरे से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोनों ने खारिज कर दिया, हमें स्वीकार नहीं है। महात्मा गांधी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किए, और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से शुरू किए? तो 17 सितंबर 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके सलाह पर शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके सलाह पर जो है शुरू किया गया था? सलाह जो है किसके द्वारा दी गई? तो आप कहेंगे ये सलाह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा जो है सलाह दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा जो है सलाह दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा सलाह दिया गया, और इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई थी? तो आप कहेंगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो है शुरुआत हुई कहां पर? तो बंबई से। बंबई कहां? पवनार आश्रम, पवनार आश्रम से हुई। ये पवनार आश्रम किसका था? तो पवनार आश्रम महान संत और समाज सुधारक विनोबा भावे का था।
विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के बहुत करीब थे, हालांकि बाद में महात्मा गांधी की हरकतों से उनसे बड़ा दूर भी हो गए, क्योंकि जिंदगी के अंतिम समय में पहुंच करके महात्मा गांधी जो ब्रह्मचर्य पर प्रयोग करने लगे थे, उसकी वजह से इनकी छवि जो है बड़ी धूमिल हुई थी। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के अभी बहुत करीब थे विनोबा भावे। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही पहली बार गिरफ्तार हुए थे विनोबा भावे। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, विनोबा भावे का असली नाम क्या था? आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताए तो ऑल द बेस्ट। प्रथम सत्याग्रही जो बनाए गए, अगर जो है पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन बनाया गया, पहले जो सत्याग्रह होता था वो सामूहिक सत्याग्रह होता था, जिसमें सब लोग जो है बैठ करके, और जब भूख हड़ताल होती थी तो हर कोई भूख हड़ताल करता था। लेकिन गांधी जी के ये विचार थे न कि एक एक करके एक व्यक्ति भूख हड़ताल करेगा, बाकी लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद अपनी मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति, और इस तरह इस सेशन को लंबा चलाया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ, अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ महात्मा गांधी के जो है सलाह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही बनाए गए कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे बनाए गए। और दूसरे सत्याग्रही अगर जो है आप लोग पूछेंगे कि दूसरे सत्याग्रही कौन बनाए गए, तो दूसरे सत्याग्रही बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दिक्कत यह थी, उन दिनों बंबई में 20,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित कर लेना, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे चोट पैर में लगी हो और दवा सिर पर लगाई जा रही हो। राजधानी दिल्ली थी, वायसराय हाउस दिल्ली में था, सब जो है दिल्ली में था। तो अगर ये सत्याग्रह का आयोजन दिल्ली में हुआ होता, वायसराय हाउस के सामने, जो कि पहले किसी ने सलाह भी दिया था, जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया, शायद बात कुछ और होती। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक कोई व्यक्ति पूछने नहीं गया कि तुम क्यों भूख हड़ताल कर रहे हो और उसके पीछे क्या उद्देश्य है। बहरहाल दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए जरूर, और बहुत कुछ यहां पर जो है हासिल नहीं हुआ, और बिना किसी नतीजे के व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, 1947 तक का डगर कितना आसान था या कितना कठिन, अगले क्लास में आप लोगों से इस दास्तां को बयां करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और अपने उत्साहवर्धक कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।